Hello everyone, my name is Shubham Srivastav. Welcome to my YouTube चैनल SBM सिविल ऑनलाइन। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सिविल इंजीनियरिंग के जो बेसिक लेक्चर्स होंगे वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने चूज़ किया है वो है डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। अगर डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के सिलेबस की बात करें तो डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में हमें डिज़ाइन ऑफ बीम पढ़ना होता है। सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स दोनों बीम की डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ना होता है। सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स दोनों बीम का डिज़ाइनिंग इन केस ऑफ फ्लेक्सर और इन केस ऑफ शियर दोनों केसेस के लिए हमको पढ़ने होते हैं। इन केस ऑफ शियर एंड टॉर्सन के लिए भी हमें सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स बीम का डिज़ाइनिंग पढ़ना होता है। अगर बात करें कि किस मेथड से हमें सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स बीम का डिज़ाइनिंग पढ़ना होता है तो बाय लिमिट स्टेट मेथड और WSM मेथड दोनों मेथड को यूज़ करते हुए हमें डिज़ाइन ऑफ बीम पढ़ना होता है। यह हमारे सिलेबस में मेंशन है। सेकेंड चैप्टर की बात करें तो डिज़ाइन ऑफ स्लैब हमें पढ़ना होता है। डिज़ाइन ऑफ स्लैब हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट स्टेट मेथड के थ्रू पढ़ना होता है। मतलब लिमिट स्टेट मेथड में किस तरीके से डिज़ाइन ऑफ स्लैब किया जाता है वो हमको पढ़ना होता है। डिज़ाइन ऑफ स्लैब में बात करें तो हम 1B स्लैब और 2B स्लैब दोनों स्लैब की डिज़ाइनिंग पढ़ रहे होते हैं। तीसरे चैप्टर की बात करें तो डिज़ाइन ऑफ फुटिंग हमको पढ़ना होता है कि फुटिंग की डिफरेंट शेप के जो फुटिंग होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से की जाती है वो हमको पढ़ना होता है लिमिट स्टेट मेथड से। बीम, स्लैब, फुटिंग ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो इन केस ऑफ फ्लेक्सर डिज़ाइन होते हैं जिनमें बेंडिंग फिनोमिना या फ्लेक्सर और बेंडिंग दोनों एक ही टर्म है। फ्लेक्सर या बेंडिंग जिनमें डोमिनेट कर रहा होता है। बीम, स्लैब, कॉलम में फ्लेक्सर डोमिनेट कर रहा होता है। डिज़ाइन ऑफ कॉलम, कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है जिसकी डिज़ाइनिंग हम कंप्रेशन में करेंगे। कंप्रेशन मेंबर की डिज़ाइनिंग या कॉलम की डिज़ाइनिंग भी हमें लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ना है। डिज़ाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल हमें लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ना है। हमारे सिलेबस में प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंशन नहीं है बट प्री स्ट्रेस कंक्रीट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब हम डिफरेंट जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं उनकी तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे ESC हो गया, गेट हो गया, SSC JEE हो गया। अगर हम बात करें डिज़ाइनिंग की तो बार बार यूज हो रहा है कि डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 टर्म्स है, डिज़ाइन, कंक्रीट, स्ट्रक्चर। डिज़ाइन क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिज़ाइन मीन्स हमें डिसाइड करना होता है कि जो भी मेंबर हम डिज़ाइन करने वाले हैं, बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, कुछ भी जो डिज़ाइन करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसमें क्या डायमेंशन रखने वाले हैं, क्या डायमेंशन उस मेंबर का होगा, उसके बारे में डिसाइड कर रहे होते हैं। फिर उस मेंबर में किस तरीके से रेनफोर्समेंट पड़ेगा ये भी हम डिसाइड कर रहे होते हैं। अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइनिंग ये जो 5 फैक्टर लिखे हुए हैं यहाँ पे इनको कंसीडर करके किया जाता है। सबसे पहले हमें सेफ्टी इंश्योर करना होता है। हमें मेंबर इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है कि सेफ्टी थ्रू लाइफ पीरियड, मतलब जितना लाइफ पीरियड के लिए हम मेंबर डिज़ाइन कर रहे हैं कोई स्ट्रक्चर मेंबर, वो आसानी से सेफ उस लोड को बियर कर पाए। फिर उसके बाद सर्विसबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। सर्विसबिलिटी मीन्स हमें स्ट्रक्चर में सर्विसबिलिटी इसलिए प्रोवाइड करनी होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना लाइफ स्पेन के लिए हमने स्ट्रक्चर मेंबर को डिज़ाइन किया उतने लाइफ स्पेन तक ये स्ट्रक्चर मेंबर यूज़ किया जा सके। फिर उसके बाद ड्यूरेबिलिटी मीन्स हमें अपने स्ट्रक्चर मेंबर की लाइफ बढ़ानी होती है, उसमें फेलियर को प्रिवेंट करने होते हैं। इकोनॉमी के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते ही हैं कि एज ए सिविल इंजीनियर जब हम कोई भी मेंबर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो इकोनॉमी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। एस्थेटिक व्यू, वो जो भी मेंबर हमने डिज़ाइन किया है वो मेंबर देखने में कैसे लगता है, उसका व्यू कैसे आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर कोड की बात करें तो डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए हम जो कोड यूज़ करने वाले हैं वो होगा IS 456-2000। ये हो गया डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का हमारा सिलेबस। हमने सिलेबस को बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट इन मेंबर्स डिफरेंट जो मेंबर्स हैं, जैसे बीम हो गया, स्लैब हो गया, फुटिंग हो गया, कॉलम हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया, इनको हम डिज़ाइन करने वाले हैं। अभी तक मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको इस सब्जेक्ट में एंट्री एक एग्जाम्पल के थ्रू कराता हूँ। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि मैं एक स्ट्रक्चर मेंबर बीम डिज़ाइन करने वाला हूँ।
मान के चलते हैं कि मैं एक स्ट्रक्चर मेंबर बीम डिजाइन करने वाला हूं जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे सपोर्ट्स लगे हुए हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। इस बीम पर W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक यूडीएल लग रहा है, यूडीएल लोड इस तरीके से लग रहा है। W किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लोड इस तरीके से लग रहा है। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं करता क्या हूं कि जब इस बीम में लोड लग गया, जब इस बीम पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया गया, तो इस लोड की वजह से इस बीम में कुछ इस तरीके से बेंड होने का टेंडेंसी होगा। कुछ इस तरीके से इस बीम में कुछ इस तरीके से बेंडिंग अकर होगा। बेंड होने के बाद ये बीम कुछ इस शेप में आ जाएगा। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बीम लोड की वजह से बेंड हो रहा है। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ऐसा हो रहा होगा इस लोड की वजह से। अब होता क्या है कि मैं यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ, एक्स सेक्शन यहाँ पे लेता हूँ, और इस सेक्शन पे किस तरीके से इनिशियल स्टेज में जब बेंडिंग नहीं हुआ है, इस एक्स सेक्शन पे किस तरीके से बीम का क्रॉस सेक्शन होगा वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक्चुअल में अगर हम बात करें 3D फिगर का, तो हमारा बीम कुछ इस तरीके से रहा होगा, कुछ इस तरीके से रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन ले रहा हूँ और इस सेक्शन पे बीम का क्रॉस सेक्शन किस तरीके से होगा वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया है। क्रॉस सेक्शन अभी बेंडिंग नहीं हुआ है तो कुछ इस तरीके से रहा होगा, ठीक है। सेम यही काम मैं तब कर रहा हूं जब बीम बेंड हो चुका है। इस बेंड शेप में यहाँ पे एक सेक्शन एक्स कंसीडर कर रहा हूँ, एक्स सेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, और एक्स सेक्शन पे किस तरीके का क्रॉस सेक्शन होगा वो मैं दिखा रहा हूँ। एक्स सेक्शन पे अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो हमें कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन इस सेक्शन पे मिल रहा होगा, ओके, कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन मिल रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं कि इसी क्रॉस सेक्शन को जूम करके दिखाता हूं और इसका एनालिसिस करता हूं। अगर मैं इसी क्रॉस सेक्शन को जूम करूं तो कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने इसी क्रॉस सेक्शन को जूम करके आपको दिखाया है। अब यहां से मुझे समझ में आता है कि अगर यहां कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा, न्यूट्रल एक्सिस वो वाला एक्सिस होता है जहां पे टेंशन और कंप्रेशन दोनों का इफेक्ट निग्लिजिबल होता है, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। तो मुझे समझ में आता है कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो बीम के फाइबर्स हैं, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो बीम के फाइबर्स हैं वो कंप्रेस हो रहे होंगे। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो बीम के फाइबर्स हैं वो कंप्रेस हो रहे होंगे, मतलब इनमें कंप्रेशन आ रहा होगा। मैंने कंप्रेशन को इस तरीके से सी से दिखा दिया है, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो फाइबर्स हैं बीम के वो टेंशन में जा रहे हैं, उनमें खिंचाव आ रहा है। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के फाइबर्स कंप्रेस हो रहे हैं और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के फाइबर्स टेंशन में जा रहे हैं। इस बात को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये नोटबुक बीम है और इस बीम पर जब लोड लगाया, लोड लगने के बाद ये नोटबुक कुछ इस तरीके से बेंट होगा। अब मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन एक्स ले रहा हूँ और उस सेक्शन पर किस तरीके का क्रॉस सेक्शन होगा बेंड होने के बाद, इस तरीके से हमारा बीम बेंड होगा तो इस तरीके से क्रॉस सेक्शन मिलेगा। इस क्रॉस सेक्शन को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। हमें ये समझ में आता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के जो फाइबर्स हैं वो ऊपर के फाइबर्स कंप्रेस हो रहे हैं और नीचे के जो फाइबर्स हैं वो एलोंगेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा। स्ट्रेस इंटरनल जनरेट होने वाली प्रॉपर्टी है। स्ट्रेस किसी भी मेंबर में, किसी भी स्ट्रक्चर में इंटरनल रिस्पॉन्स होता है, इंटरनल जो जनरेट होता है, तो स्ट्रेस जनरेट होगा। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर फाइबर्स जो हो रहे हैं उनमें कंप्रेशन आ रहा है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे अगर हम फाइबर्स की बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो फाइबर्स होंगे वो एलोंगेट हो रहे हैं। एलोंगेट होने की वजह से उनमें टेंशन आ रहा होगा।
यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डोमिनेट कर रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं बोलूँ कि मुझे इस बीम को डिज़ाइन करना है, इस बीम को डिज़ाइन करना है, तो ध्यान से सुनिएगा कि मतलब क्या होगा। बीम डिज़ाइन करना है, अगर ये बीम 3D बीम कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, इसका मैं 3D फिगर बना के दिखा रहा हूँ, ये बीम है हमारा। अगर मुझे इस बीम को डिज़ाइन करना है तो इट मीन्स मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कितना बीम का डेप्थ रखना है। सबसे पहले कितना बीम का डेप्थ रखना, ओवरऑल डेप्थ कितनी रखनी है। उसके बाद मैं मान के चल रहा हूँ, अभी आपको ये भी नहीं मालूम कि इस बीम के डिज़ाइनिंग में हमें कौन से मटेरियल को यूज़ करना है, कौन से मटेरियल को यूज़ करते हुए इस बीम की डिज़ाइनिंग करनी है। तो मुझे समझ में आता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस आने वाला है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होने वाला है इस बीम में। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ कहीं अगर न्यूट्रल एक्सिस होगा इस बीम में, ये मान के चलते हैं कि यहाँ कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा, जिसे Na से दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब मुझे यह समझ में आता है कि अगर मुझे इस बीम के डिज़ाइनिंग के लिए कोई मटेरियल डिसाइड करना है तो उस मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस दोनों को बियर कर पाए, दोनों को अच्छे से हैंडल कर पाए। मतलब उसमें कंप्रेशन में मजबूती हो और टेंशन में भी मजबूती हो। कंप्रेशन और टेंशन को समझते हैं कुछ इस तरीके से, अगर मैं इस पेन को इस तरीके से दबाता हूं तो ये कंप्रेशन हो गया, अगर मैं इसको खींचता हूं तो टेंशन हो गया। जहां भी खींचे कोई चीज़ उसे टेंशन बोलेंगे और जहां भी दबे उसे कंप्रेशन बोलेंगे। और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इसमें जब मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ तो यहाँ पे इसके जो मटेरियल है, ये मटेरियल अपोज कर रहा है अपने खींचे होने का, इसलिए ये अपने अंदर से स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, अपने डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों को हमें सेफली बियर कराना है। हमारे पास सिंगल ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो इन दोनों स्ट्रेसेस को आसानी से बियर कर पाए, तो हम कंपोजिट मटेरियल की तरफ चलते हैं। जब हमें कोई सिंगल मटेरियल नहीं मिलता तो हमें कंपोजिट मटेरियल की तरफ जाना होता है। हम देखते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस को बियर कराने के लिए किसी ऐसे मटेरियल की ज़रूरत होती है जिसका कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा मजबूती हो। कंप्रेसिव स्ट्रेस को बियर कराने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं कंक्रीट का यूज़ कर रहे होते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस को बियर कराने के लिए। और टेंसाइल स्ट्रेस को बियर कराने के लिए हमें ऐसे मटेरियल की ज़रूरत होती है जिसका टेंशन में मजबूती बहुत ज़्यादा हो, और उस मटेरियल का नाम होता है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट के तौर पर हम स्टील यूज़ कर रहे होते हैं। स्टील ही क्यों यूज करते हैं इसी लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मुझे ये समझ में आ गया कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस डोमिनेट करेगा, जिसको रजिस्ट करने के लिए मैं कंक्रीट लगा दूंगा, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंसाइल स्ट्रेस डोमिनेट करेगा, जिसको रजिस्ट करने के लिए मैं स्टील एज अ रेनफोर्समेंट लगाने वाला हूँ। हम इसी बीम की डिजाइनिंग की बात कर रहे थे। हम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंक्रीट लगाते हैं। यहाँ पे मैंने कंक्रीट लगा दिया। ये मैंने कंक्रीट यहाँ पे लगा दिया। कुछ इसी तरीके से कंक्रीट दिखाया जाता है, ठीक है। मैंने कंक्रीट लगा दिया। अब मैं देखता हूँ कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंसाइल स्ट्रेस डोमिनेट कर रहा है, जिसको रजिस्ट करने के लिए हमें रेनफोर्समेंट लगाना पड़ेगा। रेनफोर्समेंट के तौर पर हम स्टील यूज करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे स्टील लगा दिया। इसको मैं लिख देता हूँ AST, ठीक है। एक बात यहाँ पे समझिएगा कि कंक्रीट जो है उसकी मजबूती कंप्रेशन में है और कंप्रेसिव स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, बट कंक्रीट को हमें नीचे भी यूज करना होगा। क्यों यूज करना होगा टेंशन जोन में कंक्रीट को? क्योंकि इन स्टील रेनफोर्समेंट को हम हवा में तो नहीं लटका सकते, हवा में तो नहीं रह सकते ये स्टील रेनफोर्समेंट। यहाँ कोई मटेरियल होना चाहिए जो इनको होल्ड किए हो, जो इसको पकड़े हुए हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंक्रीट यहाँ पे भी यूज करूँगा। यहाँ पे भी कंक्रीट यूज कर दिया। डिजाइनिंग मीन्स मुझे डिसाइड करना होगा कि किस अमाउंट में AST लगेगा, मतलब एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इंटेंशन लगेगा। अगर ये डबली रेनफोर्स बीम होगा तो मुझे यहाँ पे
कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करना होगा। तो मुझे बताना पड़ेगा कि कितने अमाउंट में एरिया स्टील इन कंप्रेशन लगेगा। समझ में आया? फिर मुझे डिसाइड करना होगा कि ये स्टील जो लगे हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि इन स्टील रिइंफोर्समेंट के बीच कितना स्पेसिंग रखना है। मुझे डिसाइड करना होगा कि इस बीम में कितना कवर प्रोवाइड करना है सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सो अभी तक के डिस्कशन में हमें ये समझ में आया कि कंक्रीट हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस डोमिनेट करेगा, स्टील वहाँ यूज करेंगे जहाँ टेंसाइल स्ट्रेस डोमिनेट करेगा, क्योंकि कंक्रीट का कंप्रेशन में मजबूती बहुत ज़्यादा है और स्टील का टेंशन में मजबूती बहुत ज़्यादा है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब सबसे पहले सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मुझे कंक्रीट और स्टील को अच्छे से पढ़ना होगा। कंक्रीट और स्टील में अगर हमको नॉलेज अच्छे से गेन हो जाता है तो सर इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपको जग जाएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कंक्रीट। कंक्रीट के बारे में हम आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिए कंक्रीट को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करने वाला हूं। कंक्रीट ओके, कंक्रीट को मैं बोल रहा हूं कि कंक्रीट हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्स। कंक्रीट हेट्रोजीनियस मिक्स है, बट हेट्रोजीनियस मिक्स किस चीज का है वो देखिएगा। हेट्रोजीनियस मिक्स है सीमेंट, सबसे पहला जो सीमेंट, दूसरा आएगा फाइन एग्रीगेट, तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स होगा वो होगा कोर्स एग्रीगेट, जो चौथा इंग्रेडिएंट्स होगा वो होगा वाटर, और जो पांचवा इंग्रेडिएंट्स होगा वो होगा एडमिक्सचर। ठीक है, अब वन बाय वन हम समझते हैं कि जो कंक्रीट हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर का, इनका कंक्रीट में कैसे रोल होता है, क्या रोल प्ले करते हैं। अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट के बारे में बिल्डिंग मटेरियल में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो सीमेंट कंक्रीट में एज ए बाइंडर वर्क कर रहा होता है। सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, एडमिक्सचर को सब इंग्रेडिएंट्स को आपस में बांधे रखता है। उसके बाद हम आते हैं कोर्स एग्रीगेट की तरफ। हमारा कोर्स एग्रीगेट जो होता है वो बड़े साइज का पार्टिकल्स होता है, कुछ इस तरीके से बड़े साइज का पार्टिकल्स होता है, आपने देखा भी होगा कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। ये ठोस पार्टिकल्स होते हैं, ये काफ़ी डेंस होते हैं, इसलिए कंक्रीट में स्ट्रेंथ मेनली कोर्स एग्रीगेट की वजह से आ रहा होता है। कोर्स एग्रीगेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। फाइन एग्रीगेट, जिसे हम सैंड के नाम से भी जानते हैं, फाइन एग्रीगेट को सैंड के नाम से भी जाना जाता है। सैंड, आपने देखा होगा कि सैंड छोटे छोटे साइज के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। सैंड मेनली जो कोर्स एग्रीगेट के बीच यहाँ पे वाइड्स बन रहा है, दो ये कोर्स एग्रीगेट रखे गए हैं, इनके बीच जो वाइड बन रहा है, इस वाइड को फिल करने के लिए हम सैंड यूज करते हैं। सैंड यूज कर रहे होते हैं तो सैंड एज ए फिलर वर्क करता है। आपको समझ में आ रहा है कि फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट दोनों एग्रीगेट ही हैं। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फाइन एग्रीगेट है, कौन सा कोर्स एग्रीगेट है। फाइन मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स, कोर्स मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स। कितने बड़े बड़े कितने छोटे छोटे वो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वो पार्टिकल्स जिनकी साइज छोटी होगी, लेस देन 4.75 mm होगा, उसे हम बोल रहे होंगे फाइन एग्रीगेट। जिन पार्टिकल्स की साइज ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 4.75 mm, उसे हम बोल रहे हैं कोर्स एग्रीगेट।
इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आते हैं वाटर की तरफ। वाटर हमारे कंक्रीट में क्यों डाला जाता है उसको समझते हैं। वाटर सीमेंट जब वाटर को मिक्स किया जाता है सीमेंट में, तो वाटर रिएक्शन स्टार्ट कर देता है सीमेंट के साथ और हीट निकलती रहती है, जिस हीट को हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं और जिस रिएक्शन को हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे वाटर के बारे में बात करें तो वाटर मेनली हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रेशन। सेकेंड वर्क जो होता है कंक्रीट में वर्कबिलिटी क्या होता है आप अच्छे से जानते होंगे। वर्कबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है वाटर। एडमिक्सचर का जो मेन वर्क होता है, एडमिक्सचर कंक्रीट के प्रॉपर्टी को इन्हेंस कर रहा होता है। सीमेंट एज ए बाइंडर यूज करते हैं, फाइन एग्रीगेट एज ए फिलर यूज करते हैं, कोर्स एग्रीगेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं, वाटर हाइड्रेशन और वर्केबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करते हैं कि जो वाटर यूज करेंगे उस वाटर का पीएच कितना होना चाहिए, तो पीएच ऑफ वाटर 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। ना ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमको समझना होगा कि जब हम सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर को मिक्स करके कंक्रीट बना रहे हैं तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं इन इंग्रेडिएंट्स को किस रेशियो में मिक्स करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए बोला जाता है कि कंक्रीट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर विद एडमिक्सचर इन ए प्रॉपर प्रोपोर्शन। मतलब इनके बीच क्या रेशियो रखना है ये पहले से डिफाइन होता है। तो कंक्रीट की अगर डिफिनीशन हम लिखते हैं तो कंक्रीट की डिफिनीशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि कंक्रीट इज मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट means coarse aggregate, water with admixture in proper proportion. In proper proportion to achieve desired properties at fresh and hard state. Fresh and hard state. हार्ड स्टेट। यहाँ पे देख रहे हैं कि कंक्रीट मिक्सचर है सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर का इन ए प्रॉपर प्रोपोर्शन। यहाँ पे मतलब इनके बीच किस तरीके से रेशियो रखना है ये हमें पहले से फिक्स करना होगा। टू अचीव डिजायर प्रॉपर्टीज एट फ्रेश एंड हार्ड स्टेट। यहाँ पे बोला जाता है कि कंक्रीट मिक्सचर है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर का ऐसा मिक्सचर है कि जिसमें फ्रेश और हार्ड स्टेट पर जो हम डिजायर प्रॉपर्टीज़ हैं वो होना चाहिए। अब फ्रेश स्टेट पर कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें तो फ्रेश स्टेट में होना चाहिए वर्केबिलिटी। फ्रेश स्टेट कौन सा स्टेट बोलते हैं सबसे पहले हमें ये समझना होगा। जब कंक्रीट का पेस्ट बन जाता है उस स्टेट को फ्रेश स्टेट बोलते हैं। फिर हार्ड स्टेट पे कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हार्ड स्टेट में स्ट्रेंथ हमारे कंक्रीट में होना चाहिए। हार्ड स्टेट में हमारे कंक्रीट में स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमने कंक्रीट यूज़ किया, इस कंक्रीट का जो हम कंक्रीट बना रहे हैं इस कंक्रीट का डेंसिटी कितना होता है। डेंसिटी को हम रो से दिखा रहे हैं। डेंसिटी फॉर पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए डेंसिटी होती है 2400 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी आरसीसी के लिए अगर हम बात करें ये होती है 2500 kg पर मीटर क्यूब। पीसीसी और आरसीसी में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने ये बीम डिज़ाइन किया, इस बीम की डिज़ाइनिंग में हमने सिर्फ और सिर्फ
कंक्रीट का यूज़ किया, सिर्फ और सिर्फ प्लेन कंक्रीट का ये बीम है, इसमें कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं यूज़ हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे पीसीसी। अगर इसी बीम के डिज़ाइनिंग में हमने कंक्रीट के साथ इसी बीम के डिज़ाइनिंग में हमने रेनफोर्समेंट या स्टील यूज़ कर दिया है, यहाँ पर रेनफोर्समेंट लगा दिया है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे आरसीसी। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा, यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पे लोग किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बोलते हैं, बट केजी पर मीटर क्यूब बोलिएगा। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कंक्रीट होता क्या है और कंक्रीट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका क्या वर्क है। कंक्रीट के बारे में आपने बिल्डिंग मटेरियल में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सो हम ये वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट, जो हमारे इस सब्जेक्ट के लिए आरसीसी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है कंक्रीट के बारे में। यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट से एक और क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम साइज आप कोर्स एग्रीगेट कितना रखना है। कोर्स एग्रीगेट की साइज 4.75 mm से ज़्यादा या बराबर हो सकती है, बट किस रेंज तक हो सकती है वो याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैक्सिमम साइज जो होगा, मैक्सिमम साइज जो रखना है वो रखना है 20 mm, मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमको 20 mm रखना है। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। आई होप आपको समझ में कंक्रीट आया होगा। अब यहाँ से मुझे समझ में आता है कि कंक्रीट में किस तरीके से मिक्सचर बनाया गया है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कंक्रीट मिक्स को इसीलिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी होता है नॉमिनल मिक्स और दूसरा कैटेगरी होता है डिज़ाइन मिक्स।